हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ हंसते हुए मेरा अकेलापन का द्वितीय पाठ। दोस्तों, हम लोगों ने प्रथम पाठ में पढ़ा हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक ठीक ना, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। ठीक ठीक दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज जी। मलयज जी का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। याद रखिएगा, मलयज जी का पूरा नाम क्या है, यानी कि मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। कई मर्तबा बोर्ड वाले पूछ चुके हैं, हो सके कि इस बार भी आपको पूछ दे, इसलिए सतर्क हो जाइए और मलयज जी का मूल नाम याद रखिए, भरत जी श्रीवास्तव। यह लेखक जो थे हृदय रोग से ग्रसित थे, ठीक ना, क्षय रोग से ग्रसित थे और एक फेफड़ा जो है इसको काट के निकालना पड़ा इसके कारण। ठीक ना, बहुत ही दुखद घटना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लेखक। इससे पहले हम लोग प्रथम पाठ में पढ़ा, चलिए थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रथम पाठ में। प्रथम पाठ में यह पढ़ा कि लेखक जब जाते हैं रानी खेत की बात है, 14 जुलाई 1956 की बात है। लेखक कह रहे हैं या लिख रहे हैं अपना डायरी में, क्या लिख रहे हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री मिलिट्री की छावनी के लिए। छावनी मतलब होता है सैनिकों की बस्ती, ठीक ना, सैनिकों की बस्ती। छावनी का मतलब होता है, याद रखिएगा। पूरे ईंधन एकदम एकदम जो है इस सीजन के लिए काटे जा रहे हैं और आगे आने वाले जाड़ के लिए भी काटे जा रहे हैं ईंधन, ठीक ना। किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। किसके लिए? छावनी के लिए, यानी कि सैनिकों की बस्ती के लिए ईंधन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। जो कि पेड़ जो कि हरे भरे नहीं है, ठीक ना, हरे भरे नहीं है। कोई कोई पेड़ हरे हैं लेकिन सबको काटे जा रहे हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यह जो है पोस्ट ऑफिस के सामने रहते थे और वह बार बार एक ही चीज को देखते थे। क्या देखते थे? 11 अदद के पेड़। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लाइन है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है। हो सके कि इस बार भी आपको पूछ दे कि लेखक बार बार पोस्ट ऑफिस के सामने क्या देखता है। तो 11 अदद के पेड़ देखते हैं। और यहां से और एक क्वेश्चन शानदार, क्या कि अदद के पेड़ों की संख्या कितनी थी? तो 11 थी। याद रखिएगा, लेखक बार बार यही सोचते हैं कि यह अदद के पेड़ जो है 10 क्यों नहीं हुए, 12 क्यों नहीं हुए, यह 11 ही क्यों रह गए। बार बार यही सोचते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, यह सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था और यह भी पढ़ा था कि 18 जून 1957 की बात है, जब एक खेत की मेड़ में कौवा को एक कौवा को देखा बैठा हुआ खेत की मेड़ में। मेड़ मतलब आल, हम लोग जो कहते हैं अपना भाषा में, देहाती भाषा में क्या कहते हैं? आल कहते हैं। जो खेत को जो मापता है, मान लीजिए यह आपका खेत है, दूसरा वाला दूसरे का है, तो बताइए आप कैसे पहचान कीजिएगा? अगर एक खेत मिला हुआ रहेगा, बीच में वह जो दिया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? मेड़ बोला जाता है, ठीक ना। उसी पर बैठे कौवे की मेड़ देखकर क्या कहा? कतार को देखकर कि उम्र की फसल जो है अब पक कर तैयार हो गए हैं। यह सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। अब जब कौसानी एक जगह का नाम है, वहां पर थे। तब 4 जुलाई 1962 की बात है, जब कौसानी में गए लेखक, वहां पे उसको किसी चिट्ठी का इंतजार रहता है। वह दोपहर बीत जाता है, शाम बीत जाता है, फिर भी उसके पास चिट्ठी नहीं आती है। वह सोचता है मन में, क्या सोचता है कि हमको इतना भी होश नहीं है कि थोड़ा सा जाऊं और पोस्ट ऑफिस से पूछ के आऊं कि मेरा पत्र आया है या चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, ठीक ना। क्योंकि वह दवाई के सहारे ही जीते थे, क्योंकि वह क्षय रोग से ग्रसित थे, इसलिए नहीं जा पा रहे थे। ठीक दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और दिल्ली की बात है, 30 अगस्त 1976 की बात है कि सेब बेचती एक लड़की को देखकर, उसकी पतली शरीर को देखकर, ठीक ना, वह लड़की के कलाई में इतनी ताकत नहीं थी कि लेखक को जो है एक फाक जो है, एक टुकड़ा जो है सेब खिला सके, सेब चखा सके कि इसमें मीठा है कि नहीं है, ठीक ना। तब लड़की उसको क्या कहती है लेखक की, ये लो और खूब चख लो, सेब मीठा ही है, ठीक ना। ऐसा कहते हैं। जब मलिया जी सोचते हैं, भरत जी श्रीवास्तव अपने मन में सोचते हैं कि यह तो देख कर ही पता चल गया था, यह मीठा होगा, ठीक ना। सिर्फ लड़की को ऐसे परेशान करे, परेशान क्या, थोड़ा सा होता ही है। आप भी जाते हैं फल फल फूल खरीदने के लिए तो चखते हैं, क्या नहीं चखते हैं? बिल्कुल चखते हैं आप, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए अभी बढ़ते हैं आगे
और देखते हैं आज का क्लास को। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं लेखक। 10 मई 1978 की बात है। कह रहे हैं लेखक, लिखे हैं इस डायरी में, क्या लिखे हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा हो रहा है। इसका मतलब यथार्थ का मतलब यही होता है। क्या होता है यथार्थ का मतलब? जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही, है ना, यथार्थ का मतलब होता है। क्या कर रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है। बिल्कुल सही बात है, 110% सत्य है यह लाइन। क्या कर रहा है कि आदमी, मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, ठीक, वह यथार्थ बनाया, जैसा होना चाह रहा है वैसा हो रहा है उसके साथ, उसको लेके वह जीता है, ठीक ना, जीवन यापन कर रहा है, पेट भात उसका चल रहा है, ठीक है। लेकिन यथार्थ को रचता भी तो है, क्या नहीं रचता है? बिल्कुल रचता है। रचा हुआ है तब ना उससे उसका पेट भात चल रहा है जी, क्या नहीं चल रहा है? चल रहा है। इसलिए यहाँ पे लेखक बहुत ही शानदार तरीके से कहे कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे कहें कि ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है। ये मेरे बच्चे यह शीर्षक है और लेखक का यह जो है रचा हुआ यथार्थ है। किसका? मलियज का। याद रखिएगा, भरत जी श्रीवास्तव का, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। इनसे जो जितनी भी जुड़े हुए हैं ये मेरे बच्चे, यथार्थ से जितने भी सारी चीज जुड़ी हुई है, उनकी यादें, उनकी फिक्रें, उनकी सारोकार मतलब व्यवहार, लगाव, जो मेरे अपने रचे हुए हैं, उस मेरे ये मेरे बच्चे जो यथार्थ लिखे हैं उसमें जो है जुड़ी हुई है, उससे उसकी यादें, उसकी सारोकार, उसकी लगाव, जो अपने रचे हुए हैं। और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। मैंने इसको रचा, मैं इसका जन्मदाता हूं, इस यथार्थ का। लेकिन उसको मैं यह नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरा गुलाम हो जाओ, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। ऐसा लेखक कह रहे हैं इस डायरी में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कह रहे हैं लेखक की इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूं और इसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिफल महसूस कर रहा हूं। नाड़ी मतलब नस, जो अपना शरीर का जो नस है, ठीक ना, उसमें वह प्रतिपल महसूस कर रहा है इस रचे हुए यथार्थ को, ठीक ना। उसके दबाव में आकर अपनी नाड़ी जो है प्रतिपल वह महसूस कर रहा है अपने नाड़ी में, अपने शरीर में, अपने अंग में, ठीक ना। समझ गए इस पंक्ति का मतलब बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिएगा अंत तक। कह रहा है लेखक की रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। बिल्कुल सही बात है। रचा हुआ यथार्थ जो है, जो मैंने यथार्थ को रचा है, वह भोग विलास का यथार्थ से बिल्कुल ही अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। भोग विलास आप लोग जानते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे। करें कि भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ यथार्थ क्या है? एक दिया हुआ यथार्थ है। यह कोई रचा हुआ यथार्थ नहीं है, ठीक ना। भोगा हुआ यथार्थ, भोग विलास का यथार्थ जो होता है, भोग विलास का मतलब होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, बहुत ही गंदा मतलब होता है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। क्या करता है कि हर आदमी अपना अपना यथार्थ को रचता है, बिल्कुल रचता है, और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा जो है दूसरे को भी दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के दिए हुए हिस्से यथार्थ का सामूहिक नाम है, ठीक ना। मतलब हर एक जो भोगा हुआ यथार्थ है दूसरे को जो दिया गया है, उसका हिस्से में यथार्थ का जो है एक सामूहिक नाम है, अलग अलग सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है दोस्तों। यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, यानी कि व्यवहार का कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की सृष्टि करता है। सृष्टि मतलब कोई निर्माण करता है, ठीक ना। क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य का, यह जो समाज का जो सत्य है, उस सत्य का निर्माण करता है।
जो यथार्थ होता है, ठीक ना, जो यथार्थ दूसरे को दिया जाता है, भोगा हुआ यथार्थ जो दूसरे को दिया जाता है, वह क्या है कि सामाजिक सत्य की निर्माण करता है। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझे हैं इसको आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे शानदार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कह रहे हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से लेखक भरत जी श्रीवास्तव बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लिखे हैं और कहने का कोशिश कर रहे हैं कि यथार्थ के इस लेन देन क्या लिया दिया कि वही लिया दिया कि हर एक का भोगा हुआ यथार्थ जो दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है, ठीक ना, वही जो है लेन देन ये संसार है आजकल, ठीक ना। क्या आप नहीं लेते हैं किसी से? बिल्कुल स्वार्थ है आपके दूसरे के प्रति, दूसरे के धन के प्रति, बिल्कुल है, भूलिएगा नहीं। यह दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। जो लिखा हुआ है, जो लिख के गए हैं भरत जी श्रीवास्तव मलियज जी, वही हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और समझ रहे हैं, कोई दिल पे मत लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। करें कि इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। संपृक्ति का मतलब होता है दोस्तों सुझाव, ठीक ना, संपर्क का, ठीक ना, उसके संपर्क में, इस संसार में जो संपर्क में एक रचना, ये जो है रचनात्मक कर्म है, ठीक ना, और इस कर्म के बिना मानवीयता तो अधूरी है। मानवीयता बिल्कुल ही अधूरी है। आप अगर किसी का यथार्थ नहीं लेते हैं तो वह आपको खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं, क्यों नहीं लिए, फलना चिलाना, क्या तुम ऐसा कर पाओगे, क्या तुम अपने पैर पर खड़े हो पाओगे, फलाना चिलाना। यह जो सामाजिक सत्य की जो निर्माण करता है, यह होगा हुआ यथार्थ बहुत बड़ी बात है, यह एक अपने आप में, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ गए यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को समझेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर रहे हैं लेखक कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, ठीक ना। क्या कह रहे हैं लेखक साहब यहाँ पे इस डायरी में लिखे हैं कि आदमी जो है, हर एक आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। जिसमें वह रहता है वही भोगना काम हुआ, है ना, इसको वह भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता है, भोगा जाता है संसार ही है, भोगा जाता संसार ही है। आदमी के होने का शर्त कुछ होता है और भोगना पड़ता है किसको, संसार को ही। ढूंढना किसको पड़ता है, सहना किसको पड़ता है, इस संसार को ही। आप कितनों भी गलत कर लीजिए, आपका क्या, गलत कर लिए जाके बैठ के रहे एक जगह, आखिर सहना तो पड़ता है इस संसार को ही, इस पृथ्वी को ही। यही चीज लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं कि रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। द्वंद्वात्मक मतलब है संघर्षपूर्ण रिश्ता है। रचने और भोगने का रिश्ता दो तरह का यहाँ पे रिश्ता बन जाता है, संघर्षपूर्ण रिश्ता बन जाता है यहाँ पे दोस्तों। एक के होने से दूसरे का होना है, सही बात है। अगर एक कोई है तो उसके होने से ही आप है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक ना। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है, ठीक, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों की जो जड़ है, मूल है, एक दूसरे में बंधा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो वो भी जाएंगे, हम खाएंगे तो वो भी खाएंगे, हम जो काम करेंगे। देखते हैं आप लोग गांव घर में कि कोई अगर घर बना लिया, अगर कोई दूसरा पड़ोसी उसका देख रहा है, वो अपना सर पीटते पीटते उसका जो है हालत खराब हो जाएगा। वो बोलेगा ओ माय गॉड, वो इतना बड़ा घर बना लिया, बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, मैं क्यों नहीं। तो यहाँ पे वही करने का मतलब दोनों की जड़ एक है, ठीक ना, एक दूसरे में है, दोनों के जड़ एक दूसरे में ही है। अगर यह कुछ कर रहा है तो नहीं मैं भी करूंगा, ऐसा है। और वहीं से वही अपना पोषण रस खींचते हैं, और वहीं से जो है अपना भरण पोषण करता है, अपना पेट पालता है, वहीं से वह रस खींचता है और अपना पोषण करता है, अपना पेट पालता है उसी जड़ से, सही बात है। चलिए
दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बन रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं भी बनूंगा। इससे वह पोषण करता है कि दोनों एक दूसरे से ही बनते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते भी हैं। सही बात है। बोलता नहीं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोनों एक दूसरे को मिटाते भी है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बनाते भी हैं और मिटाते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। भोगने का जो यथार्थ है, द्वंदात्मक रिश्ता है, दो तरह का यहाँ बंटवारा हो जाता है। लेकिन द्वंदात्मक का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष का रिश्ता है। लेकिन क्या मतलब, क्या दोनों की जड़ एक है। हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेगा, अपना पोषण करता है उससे, ठीक ना। और दोनों को बनाते भी हैं और दोनों इससे मिटते भी हैं, मिटाते भी हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, ऐसा ही चलते रहता है, ऐसा द्वंदात्मक रिश्ता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि 11 जून 78 की बात है, यानी कि 1978 की बात है। लिखे हैं लेखक मलयज भरत जी श्रीवास्तव इस डायरी में कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ। अपने आप से सवाल कर रहे हैं लेखक, क्या कर रहे हैं कि मेरे भीतर जो है इन दिनों कितने शब्द भरे हैं या अर्थ भरे हैं। जो लिखता हूं अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम है, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर जो शब्द भरे पड़े हैं, वह जो लिखता है, अगर शब्द वह लिखता है तो अर्थ कम है, या अगर अर्थ ज्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं, ठीक ना। शब्द बिल्कुल ही भरे पड़े हैं, ठूस ठूस के कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन जब वो लिखता है तो शब्द जो है अधिक पड़ जाता है और अर्थ ही कम। या अगर अर्थ ज्यादा हो गया तो हिसाब से शब्द ही कम पड़ रहे हैं। सोचिए कैसा है, ये एकदम पूरा दुविधा में पड़े हुए हैं लेखक साहब। अब कह रहे हैं कि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच निकटस्थता कम रहती है, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं, यानी मुश्किल है। देखिए दोस्तों, अब डायरी लेखन आप लोग जो बोलते हैं, या आप लोग सोचते होंगे कि डायरी लेखन चलिए कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। लेखक साहब मलयज जी भरत जी श्रीवास्तव कहने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखे इस डायरी में कि जब मेरे भीतर एकदम कूट कूट के शब्द भरे पड़े हैं, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो शब्द अधिक तो अर्थ कम पड़ जाते हैं। इसी तरह डायरी में जो है शब्दों और अर्थों के बीच बहुत ही घनिष्ठता कम रहती है, इसी से उसका जो लिखा जाना जो है मुमकिन नहीं है, यानी कि मुश्किल है। मुमकिन नहीं कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लिख लेंगे किसी कदर, यानी कि मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ठीक, समझे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरी में वह चीज लिखना पड़ता है, आप जो किसी को आज गाली दिए वह भी चीज उसमें लिखना पड़ता है कि नहीं भाई हम आज फलनुआ को गाली दी, फलनुआ को मारे, फलनुआ के बारे में ऐसा गलत बात सोची, यह सब चीज डायरी में लिखना पड़ता है। सबकी बस की बात नहीं होती है डायरी लिखना दोस्तों। आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास का क्वेश्चन में यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायरी क्या है, डायरी लिखना कठिन क्यों है। इस बार की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2023 में बोर्ड में पूछ चुका है यह क्वेश्चन कि डायरी क्या है। याद रखिएगा, आपको मैं एक एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है तो नहीं लेना है। पर कहाँ रहे, कल्चरल क्लासेस में। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रहता है, डायरी लिखना भी क्या है, तटस्थता की मांग रहता है डायरी लिखना भी, ठीक ना। एकदम स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है डायरी में, जो आया मन में वह नहीं लिखा जाता है, वह नहीं लिखा जाता है। इसमें शब्द के साथ अर्थ भी समान होना चाहिए, अर्थ के साथ शब्द भी समान होना चाहिए। जो लिखना है सटीक लिखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, कह रहा है कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। कविता के मूड में कविता, वो सोच रहे हैं कि मैं कविता लिखूंगा, लेकिन डायरी लिख बैठते हैं। तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। आपको बताए कि जब आप सोचते कुछ है करते कुछ है तो कोई भी काम होता नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं घर के बारे में कि
फलनवा का शादी है, आजकल जो शादी का सीजन चल रहा है ठीक ना, उसी के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि आप है दूर, घर से दूर है, पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई करने के मूड में है, लेकिन सोच रहे हैं कुछ अलग, तो क्या यह हो पाएगा? हाँ? यह जो आपका शब्द और अर्थ है, जो आप डायरी में लिख रहे हैं, यह एहसास से मापा ही नहीं जा सकेगा, बहुत ही दूर है, यह निर्धारित किया हुआ बहुत ही दूर है, आप सोच भी नहीं सकते हैं किसी के बारे में। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो एकाग्र ग्रह करके पढ़िए, मन को एकत्रित करके पढ़िए, ठीक? यही बार बार कहूंगा आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, ठीक ना? क्या हो रहा है यहाँ पे कि शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए जो है चले जाते हैं, शब्द अर्थ को अर्थ शब्द के ढलते चले जा रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ते दूसरे को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है, ठीक? अगर आप हाथ पकड़े हुए अगर हाथ छोड़ दिए तो उड़ के डायरेक्ट आसमान में चल जाता है दोस्तों, और उसमें जो रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है, उसमें जो रचना, उस डायरी में जो रचना होती है एकदम बिजली की फूल की तरह खिल जाती है, एकदम डगमगा जाती है, एकदम हरियाली हो जाती है पूरा। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। धरती का क्या होता है? क्षण वही होता है, और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत, और अपने आप जो है प्रस्फुटन का मतलब खिलना, व्यस्त हो जाता है, और आदि स्रोत मतलब आरंभ से शुरुआत कर देता है। वही रचना अगर आप कहीं से कहीं चल जाते हैं तो जो मूल है वह तो आप लिख नहीं पाते हैं, जो बिना मतलब का होता है वह अपने आप में एकदम मजबूत हो जाता है, एकदम कमल की तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, पंकज बन जाता है। वही कहा है यहाँ पे लेखक ने, यानी कि वही चीज लिखा है इस डायरी में, यहाँ पे समझे? बिल्कुल समझे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं लेखक साहब। 20 जून 1978 की बात है। सुरक्षा डायरी में नहीं, अब कह रहे हैं कि डायरी में कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ सिर्फ पलायन है। पलायन मतलब भाग जाना, ठीक ना? पलायन मतलब भाग जाना होता है, यहाँ सिर्फ पलायन है। अब जो कहेंगे कि हम यहाँ गलत लिख चुके हैं डायरी में, आपका डायरी कोई पढ़ा, गलत वर्ड का गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां से सिर्फ आपको भागना होगा, बचने का सुरक्षा का कोई बात नहीं है, इतना मार पड़ेगी कि होश ठिकाने आ जाएगा। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं हो सकती है। बाहर सूरज की रोशनी में आपका सुरक्षा हो सकती है, रोशनी में कदापि नहीं हो सकती है आपकी सुरक्षा। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, अंधेरे में सिर्फ क्या किया जा सकता है? छिपा जा सकता है। एक पल पल की धुकधुकी के साथ छिपा जा सकता है, लेकिन वही एक पल की धुकधुकी के साथ अपने सीने में एकदम लगा रहता है, सीना एकदम धुक धुक मशीन की तरह करते रहता है कि पता नहीं कब आके हमको पकड़ ले, आप जो छिप के रहते हैं कोई गुनाह करके, ठीक ना? सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। सुरक्षा क्या है? वह है चुनौती को आप झेलिए, जितना झेलिएगा उतना सुरक्षित रहिएगा, उतना आगे बढ़िएगा, ठीक ना? यहाँ से आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं और प्रेरणा भी ले सकते हैं कि सुरक्षा जो होती है चुनौती से झेलने से ही होती है, न कि उससे डरने से होती है सुरक्षा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लड़ने में, पीटने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सोने में नहीं सुरक्षा है दोस्तों। पीटने में सुरक्षा है, अब पीट लिए कोई बात नहीं है, पीट गए भाई, सीखे तो कुछ। बचने में नहीं है, अपने को सोने में नहीं, आप सो जाते हैं, चलिए आज बच जाएंगे, कल फिर होगा, देखा जाएगा, कल फिर सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उससे लड़िए, उससे पीटिए, उसमें जाके उसको काम कीजिए, उसके बदले में और कुछ कीजिए, उसको झेलिए, तब जाके आप सुरक्षित रह सकते हैं। उसी प्रकार है दोस्तों, आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो समझिएगा कैसे क्वेश्चन कीजिएगा, शिक्षक के पास जाएगा कि सर हमको यह चीज समझ में नहीं आया, कैसे कीजिएगा? इसलिए पढ़िए, झेलिए उसको, ठीक ना?
बस कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद तो सबको ही अपनी अपनी जगह। बस झेलिए, पढ़ लीजिए, बार बार यही कह रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं लेखक साहब कि 9 दिसंबर 78 की बात है। 9 दिसंबर 78 की बात है। कह रहे हैं कि जो कुछ लिखता हूँ यह सबका सब रचना नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे लेखक इस डायरी में लिख चुके हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ मैं इस डायरी में लिखता हूँ यह सबका सब रचना नहीं होती है, बल्कि ये पृष्ठ तो और भी नहीं, यह जो लिखता हूँ, इस पृष्ठ पर जो लिखता हूँ यह तो और भी नहीं है, यह किसी की रचना नहीं है। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना की बीज नहीं होती, बिल्कुल भी रचना की बीज नहीं होते। जो सब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लेखक कर रहे हैं सब उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है। एक संभावना में वही रचना है कि रचना क्या है दोस्तों? रचना यह है कि जो आगे ले चले, हमको भी आगे ले चले, पूरी दुनिया को आगे ले चले, पूरी समाज को आगे ले चले, वही असल में वही रचना है। संभावना है कि वही रचना है। सिर्फ दस्तावेज मतलब वही डॉक्यूमेंट जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्या कीजिएगा आप डॉक्यूमेंट लेके, बताइए? कोई हैसियत है डॉक्यूमेंट का? कुछ भी नहीं है, खाली पेज, रद्दी पेज पड़ा हुआ है। जाइए आप किसी पुलिस स्टेशन में, अलमारी भरा भरा मिलेगा आपको दस्तावेज, जिसमें कोई कामकाज की चीज नहीं रहती। फालतू हो गई है शिक्षा व्यवस्था आजकल। कानून ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था लीजिए, सब कुछ फालतू हो गई है आजकल, कुछ भी सही नहीं है। ठीक, इसलिए आप लोग कुछ पढ़िए, पढ़ के कुछ बनिए, पदाधिकारी बनिए और ऐसा शिक्षा लाइए इस भारत देश में कि विदेश तो क्या, पूरा दुनिया देखते रह जाए कि भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है लेखक कि लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है, यह दस्तावेज भी जरूरी है। अब लेखक क्या कर रहे हैं? पहले तो कह रहे हैं कि यह कुछ और है, लेकिन अब जरूरी भी हो गया। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन भी है। दस्तावेज जो है वह करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन भी हो चुका है। वह मिट्टी है जिसके बिना नो बीज की सत्ता है, नो बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भुगाता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के वर्तमान में अतीत में बीता हुआ में सुख भुगाता रहता है। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति ही नहीं है। देखिए यह धूप जो है मेरे बदन पर आती है, कैसे तिरछी लकीरें बनाती है, ठीक ना? धूप आती है, मेरे बालों से खेलती है, तीसरे पहर की हवा आती है, शीतल और स्वच्छ हवा आती है, इनकी कोई राजनीति ही नहीं है। कितने मजे से मेरे साथ खेल रहे हैं ये हवाएं, यह धूप, ठीक ना? बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं दोस्तों इसको। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि 25 जुलाई 1980 की बात है। इस डायरी में लिखे हैं उस दिन, क्या लिखे हैं कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूं। अब कह रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे क्या कह रहे हैं कि पता नहीं, इधर में बहुत कितने सालों से जो मेरे जीवन का केंद्रीय भाव है, आत्मीय भाव है, मैं अनुभव लगता है कि डर है, मेरे अंदर डर है, मेरे भीतर से बेतरह डरा हुआ सब व्यक्ति बन गया हूं यार, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अब देखिए किस किस बात से डरते हैं। इससे कई रूप है, इस डर के कई रूप है। क्या रूप है ये देखते हैं। बुरी बीमारियों का डर, घर का जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है।
घर का अगर कोई बीमार पड़ता है, मान लीजिए जी के घर का परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसको डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो। अच्छा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि यह इस बीमारी से क्यों डरते हैं? नहीं बता सकते हैं। चलिए, आपका सर आपके साथ है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई लोग। पहले ही बता चुका हूं कि टेंशन नहीं लेने का, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करने का और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का दोस्तों, ठीक ना। चलिए, यह इसलिए डरता है कि वह खुद जो है क्षय रोग से ग्रसित है बेचारा, एक फेफड़ा काट कर फेंक दिया है, ठीक ना। ऐसा हंसने की बात नहीं है, सॉरी इसके लिए मरीज साहब और दोस्त लोग, आप लोगों से भी, ठीक है। वह जो है क्षय रोग से ग्रसित है, एक फेफड़ा नहीं है बेचारे का, वो दवाइयों के सहारे जी रहा है अब तक, इसलिए उसको डर लगता है कि घर का अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कहीं वो किसी भयंकर बीमारी उसको न लग गई हो, और तब मैं क्या करूंगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूंगा। देखिए, यहाँ पे लेखक बहुत ही दूर का सोचता है, उसको जो डर लगता है बहुत दूर, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, किस अस्पताल में इसको ले जाऊंगा, मैं इसका इलाज का व्यवस्था, रुपया पैसा का इंतजाम कैसे करूंगा। मेन पॉइंट यही है यहाँ का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए, किसी तरह संकट का यह क्षण कट जाए, प्रभु हे प्रभु, यह संकट का दिन कट जाए मेरा और कभी नहीं आए मेरा जिंदगी में ऐसा। इस डर के वजह से कितने कितने घंटे, घंटों घंटे तक जो है तनाव में ही यह गुजार दिए, अपना टेंशन में ही अपना समय बर्बाद कर दिए हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए, जब पत्ता कांपने लगता है, हवा आती है तो थर 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 कांपने लगता है, उसी तरह अपने होठ को हिलाते हुए, प्रार्थना बोलते हुए, बुदबुदाते हुए, अपने होठों की सहायता से यह संकट कट जाए, यह क्षण कट जाए प्रभु, प्रार्थना करते रहते हैं ईश्वर से, ऊपर वाले से। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं लेखक साहब की, बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देरी हो जाती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है, मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है, फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीतते जाने का एहसास नसों नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है, प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। दोस्तों, इसका मतलब बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे, आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर गया, अगर उसको लौटने में देरी हो गया तो मन में इतना डर घिर जाता है कि लगता है कि ऐसे ऐसे उसको कल्पनाएं, ऐसे ऐसे सोच आ जाता है लेखक के मन में कि क्या करे, सिर्फ प्रार्थना, याचना, प्रार्थना कि हे प्रभु बचा लीजिए उस आदमी को, हे प्रभु बचा लीजिए उस आदमी को, सिर्फ यही करने में उसका दिन गुजर जाता है, समय बीते जाते हैं, उसको इसका एहसास उसके नस में, उसका शरीर में धर धर की तरह गूंजने लगता है, प्रतीक्षा का डर होता है उसको कि चलो मेरा प्रतीक्षा खत्म हो गया, अब भी उसको डर लगता है। फिर जब जो प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होती है, समय गुजर जाता है, तब वो आदमी जब लौट कर आता है, वो भी सही सलामत, तब उसके नसों का जो तनाव है दिल की कई धड़कनों के साथ समाप्त हो जाती है, छूट जाती है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से समझिए इसको। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे, और कुछ ही है, थोड़ा सा ही है, पढ़ लेते हैं इसको, आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं। करें कि पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। तो दोस्तों, इसका मतलब समझते कि जब कोई बच्चा पार्क में खेलने जाते हैं, अंधेरा घिर जाता है कि अंधेरा हो जाता है, मतलब एकाएक वहां कुछ नहीं दिखने लगता है, तब लेखक जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि ओहे भगवान कहाँ चले गए, एकदम इधर उधर देख रहा है, तब वह जो डर है, और भी डर जो है वास्तविक डर में बदलने लगता है। ऐसा लेखक का बीमारी है, वह सोचता ही है, ऐसा डर लगता है। क्यों लगता है आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना, क्योंकि वह खुद एक बीमार व्यक्ति रहता है, दवाई के सहारे वह टिके रहता है,
क्षय रोग से ग्रसित रहता है, हृदय को यानी कि फेफड़े को काट के अलग कर देता है, एक ही फेफड़े से जिंदा रहता है, इसलिए यह ऐसा सोचता है कि यह चीज मेरे साथ हुआ है तो और किसी के साथ ना हो। भगवान सबका भला करे, कर भला तो हो भला। क्या हुआ मैं कि मेरा एक फेफड़ा नहीं है तो कर भला तो हो भला, आप लोग सब कोई सुने, इसलिए वह सबके बारे में ऐसा सोचते हैं, भले इंसान है। चलिए, कह रहे हैं कि मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है इतना कमजोर हो गया है, क्या कहें आप लोगों से यार, डर जो है उसे बड़ी आसानी से घुस जाता है यार, क्या करें। मन इतना कमजोर सा ही हो गया, क्योंकि एक फेफड़ा मेरा है ही नहीं तो कमजोर होगा ही, ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। और ऐसा डर घुस गया है कि किसी भी बात को लेकर वह डरने लगता है। कोई आदमी बाहर गया, उसके बारे में अब सोच रहा है कि हे भगवान, प्रार्थना याचना करना शुरू कर देता है कि उसको सलामत रखे, ऐसा रखे वैसा रखे, कुछ ना हो, ऐसा डर लगता है। क्यों? क्योंकि खुद लेखक इस चीज से जूझे हुए रहते हैं, ठीक ना, इस बीमारी से जूझे हुए रहते हैं, इसलिए वह कहते हैं ऐसा। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट पंक्ति है कि 3 मार्च 1981 की बात है। कह रहे हैं कि अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ, किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। दोस्तों, लेखक बहुत बड़ा बात करके गया है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिख करके गया है, हम लोगों को इससे सीखना चाहिए। आइए सीखते हैं, जब है साथ आपके तो किस बात का डर है आप लोगों को, आइए समझते हैं। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की चाह, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। याद रखिएगा, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। आइए समझते हैं कि अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी, लेखक मलयजी श्रीवास्तव जो क्षय रोग से ग्रसित होते हैं, वह कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि काटता पीटता हुआ यह जो आदमी है, यह पूरे दुनिया को एकजुट होने का साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ रहता है, कि भाइयों एकजुट होकर रहो और संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन क्या करें, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ऐसी उसकी इच्छा है, लेकिन करते हैं जो उससे होता है, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन पूरी शानदार तरीके से नहीं कर पाते हैं, पूरा उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो क्षय रोग से ग्रसित है दोस्तों, वो बहुत दिन जीने वाले नहीं है। लेखक किसी लक्ष्य पार टूटने का कसा हुआ रहता है, किसी लक्ष्य पार टूटने को कसा हुआ रहता है, यानी कि मजबूत बंधन बनाए रखना चाहता है, वह टूटना नहीं चाहता है, किसी से टूटना नहीं चाहता है, जुड़े रहना चाहता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से घूल के पी लिए। मेरा मतलब है पिए नहीं है, पढ़ लिए। आप लोग वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन समझिए जरूर क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य ही चेक करें, ठीक है, इस पीडीएफ को पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग यह सब सारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और कल्चरल क्लासेस से बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, तो लाभ उठाइए, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, यानी कि क्लास को कर चुके हैं, तो कर दीजिए इस क्लास को एक बार लाइक, और कर दीजिए इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ, और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय।